अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ किरण बियंस चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 4 का, जो कि है प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पार्ट 1 पढ़ा है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म चैप्टर में सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पहले समझा दिया है। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस हम लोग फिजियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। चाहे वो सिंथेसिस की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रेकडाउन की फॉर्म में हो, वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट्स। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट्स में हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट पे जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे वो ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, वाटर मॉलिक्यूल हो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं इनका रिएक्शन भी होता है। किस 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 चीज़ के लिए जो है इनका रिएक्शन होता है? या तो वो फॉर्मेशन करवाते हैं या तो फिर वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन इन द बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी मेटाबॉलिज्म, मतलब केमिकल रिएक्शन है ये मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का क्या मकसद है? मेटाबॉलिज्म का मकसद सिर्फ ये है कि एट द सेम टाइम द रिएक्शन अकर्स फॉर दी एनाबॉलिज्म एज वेल एज दी कैटाबॉलिज्म, यानी कि एक ही वक्त पे एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए और एक ही वक्त पे एक ही मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स हैं? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स फॉर्मेशन, केटा मीन्स ब्रेक डाउन। सो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल की जो है कैटालिस्ट जो है ब्रेक डाउन जो है सेम टाइम पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि H2CO3, दिस इज नॉन एज कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली इसमें हाई एनर्जी है। क्या है? हाई एनर्जी। तो कार्बोनिक एसिड क्या कंटेन करता है? इट्स अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इसके दो सबस्ट्रेट्स बनते हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये जो दो इसके प्रोडक्ट्स बने हैं, इसके साथ साथ एनर्जी भी इसकी रिलीज होती है, वन मॉलिक्यूल ऑफ दी एनर्जी। अब ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है? बात हमेशा एक याद रखें, जब भी कैटाबॉलिज्म होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। जब भी कैटाबॉलिज्म हो तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं इस मॉलिक्यूल की? यहाँ पे असल में ये लंग्स के बाहर हो रहा है, ये प्रोसेस लंग्स में ये हो रहा है। लंग्स के बाहर ब्लड है तो ये ब्लड में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कैटाबॉलिज्म। तो दिस इज नॉन एज दी केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आ जाएंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ दी रिएक्शन रेट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ दी रिएक्शन रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग पढ़ लें। तो रिएक्शन रेट बेसिकली change in the concentration of the reactant as well as the change in the concentration of the product. Okay, या तो फिर formation of the product from the reactants or formation of the reactants from the product is known as the reaction rate per unit time. Okay, per unit time, यानी कि change in the concentration of reactant as well as change in the concentration of product per unit time is known as the reaction rate. Alright, तो determinants क्या होते हैं? determinants होते हैं चार factors।
डिटरमिनेंट्स को आप भी फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज दी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, second one is the activation energy, third one is the fourth one is the catalyst and third one is the temperature. ओके अब ये जो चार फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल रेट को या केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का क्या रोल है केमिकल रिएक्शन में? तो फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स 2 3 4, these are the molecules and here it's A we call, okay, and this is another molecule, okay, 1 2 3 4 5 6, so many molecules here. This we call the B and then A converts into the C and B converts into D. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो molecules हैं वो कंसंट्रेशन में कम है। क्या है? कंसंट्रेशन में कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसंट्रेशन में ज्यादा है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली जिस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उनका प्रोडक्ट उनका ज्यादा बनेगा और जिनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उनका प्रोडक्ट कम बनेगा। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रोल ये है कि केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का ये कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी आप समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है। आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द एटम्स। तो इसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। ओके, ये एटम्स आप समझ लें, इसमें छोटे छोटे ये समझे एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं चैप्टर 1 को देख लें, मैंने उसमें समझाया है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने रफ फिगर बनाई है। तो इसमें जो है एटम्स हैं और एटम्स के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का पहली डेफिनेशन समझते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इनिशिएट the process, okay, which starts the process of reaction is called the activation energy. और एक्टिवेशन एनर्जी का एक प्लस पॉइंट आपको बताऊं कि ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल्स में एटम्स है और एटम्स के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होती है? नेगेटिव। अब वो आपस में क्या कर सकते हैं? आपस को रिपेल कर सकते हैं। तो रिपल्जन की वजह से फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो ये आपस में सेम चार्जेस होने की वजह से आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। तो रिपल्जन को जो है यहाँ पे स्टॉप करवाने के लिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करवाती है? एक तो वो रिपल्जन को प्रिवेंट करवाती है, सेकेंड इज दैट कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस को इनिशिएट करवाती है। अब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे, आप जितने भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस A को और इस B को हम कह लें तो A को जो है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लो चाहिए। ठीक है, क्या समझे हम यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी इसको लो चाहिए और B को एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हाई चाहिए। अब इसको लो क्यों चाहिए, इसको हाई क्यों चाहिए? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल की नेचर क्या है, उसका वेट कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, वो सारा जो है नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड है कि उसको एनर्जी कितनी चाहिए फॉर द इनिशिएशन, फॉर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो A के फॉर एग्जाम्पल कम एनर्जी चाहिए और B को ज़्यादा चाहिए। तो एक बात याद रखें, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमेशा प्रोसेस को जब स्टार्ट करवाती है एट द मिनिमम कंसंट्रेशन मिनिमम जो है कैलोरीज में जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे लो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लो एनर्जी चाहिए फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे टेम्परेचर पे। जो हम थर्ड जो है फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर।
ठीक है। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, राइज टेम्परेचर जो है वो कूलिंग में भी इफेक्ट दे सकता है, हीट में भी इफेक्ट दे सकता है। ये सबका कॉन्सेप्ट जो है कुछ लड़कियों का मैंने देखा है कि जो टेम्परेचर को वो समझती हैं कि वो सिर्फ हीट के लिए होता है, वो हीट के लिए नहीं होता है। टेम्परेचर जो है ब्रॉड टर्म है, इसमें हम लोग हीट भी ला सकते हैं और कूलिंग भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का कंसेप्ट हीट के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब इंक्रीज इन दी हीट होता है तो हीट की इंक्रीजमेंट की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड्स होते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज आर दी मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये आपस में क्या है, बिल्कुल जो है वो मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे हम लोग हीट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ गई हीट, ठीक है। यहाँ पे जब हीट आएगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में बैठे हुए हैं, कंबाइंड हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस से दूर चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इस तरीके से पागल हो जाएंगे। तो पागल होने की वजह से क्यों पागल हुए हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, सारे इधर उधर भागते रहेंगे। तो भागते रहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, आपस में कोलाइड होके जो आपस में कोलाइड होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, तो जो अट्रैक्ट होंगे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना के एक न्यू फॉर्मेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल की। या तो फिर जो दो आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेकडाउन भी काज करा सकते हैं। तो ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस इन द साइमल्टेनियसली ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज आल्सो द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया टेम्परेचर। अब हम लोग आ जाएंगे कैटलिस्ट पे। अब हम लोग चौथे फैक्टर पे आएंगे, कैटलिस्ट, जो कि है पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द रिएक्शन रेट। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है रिएक्शन रेट पे, ठीक है। तो बेसिकली कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट इज अ एंजाइम। एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब एंजाइम का क्या फंक्शन है, एंजाइम में आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझ लें कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लो कर देता है, लो, या फिर आप बोल लें डिक्रीजेस दी एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द रिएक्शन। आप लोग सिंपल ये समझ लें कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में आता है, रिएक्शन में आने के बाद वो जो है एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता है। जिनको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है तो वहाँ पे आकर ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता है और खुद जो है रिएक्शन को स्पीड अप करवा के रिएक्शन करवाता है और आपस में एंड प्रोडक्ट बनवा के खुद जो है निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या हो रहा है रिएक्शन रेट पे, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट और केमिकल रिएक्शन। ओके, now come towards the another topic, that is the reversible and irreversible। अब हम जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में वो है, केमिकल रिएक्शन का सेकंड टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। आप लफ्ज से ही समझ लें, वर्ड से समझ लें कि इसमें इनका मतलब क्या हो सकता है। रिवर्स यानी कि आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इररिवर्स यानी कि पीछे नहीं आ सकता, सिर्फ आगे जा सकता है। तो आगे वाले वर्ड को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है, यानी कि आगे जा रहा है। और जो पीछे आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स। क्या बोलेंगे, रिवर्स। तो बेसिकली रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए बी आर दी रिएक्टेंट्स, दीज आर दी रिएक्टेंट्स और दे आर रिएक्टेंट्स। व्हेन दे कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस CD, as well as they also releases the energy. Why releasing the energy? Because this is a catabolic reaction, okay? Whenever there is a catabolic reaction, always reactant releases the energy, okay? Now हम लोग उस वाले जो है मिसाल पे आ जाते हैं जो कि हमने कार्बोनिक एसिड का लिया था,
H2CO3 जैसे हमने लिया था वो रिलीज कर रहा था CO2 H2O और एक एनर्जी का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस हो गए। क्या हो गए, फॉरवर्ड रिएक्शंस। लेकिन हम लोग यहाँ पे कहें जो A और B है वो हमेशा के लिए COD में कन्वर्ट हो गया, वापस नहीं आ रहा, मतलब A और B में वापस नहीं आ रहा, रिवर्स नहीं हो रहा, फॉर द परमानेंट टाइम वो CD में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक ही दफा में वो उन्होंने रिलीज की एनर्जी, प्रोडक्ट बना दिया, चले गए, खत्म हो गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर दूसरे रिएक्टेंट्स आएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे इस वाली मिसाल पे। ये हो गया इरिवर्सिबल। क्या हो गया, इरिवर्सिबल। इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच नेवर कम्स रिवर्स। तो ये इरिवर्सिबल है। अब हम लोग आ जाएंगे सेकंड मिसाल पे। तो ये क्या यहाँ पे हो रहा है, फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। अब हम लोग बोलेंगे रिवर्स कैसे होता है। तो रिवर्स आप ऐसे समझें, जैसे ये CO2 है प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी का एक मॉलिक्यूल, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वापस ये रिवर्स आएंगे, H2CO3 वापस। तो ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया, यानी कि ए वाले पोर्शन में कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and releases the energy. That is the forward reaction. But when the same amount of the product converts reverse back towards the reactant is the reverse reaction. तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअली क्या कर रही है, रिएक्शन को जो है बैलेंस कर रही है। इट्स अ बैलेंसिंग एनर्जी। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इनिशिएट द प्रोसेस करती है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बैलेंसिंग एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड टॉपिक पे, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस का, तो वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज ये समझ लें एक रिएक्टेंट है A, ये दूसरा रिएक्टेंट है B। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है C में, CD में। ठीक है, ये क्या हो गया, CD में कन्वर्ट हुआ, AB था। तो यहाँ पे क्या होगा, whenever the concentration of reactants down, product concentration will go back or reverse to fulfill the concentration of reactants, or whenever the concentration of product decreases, the reactants go forward and fulfills the concentration of product. मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो प्रोडक्ट होता है अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट्स के मुकाबले में, तो वो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को वो क्या करेगा, फिल करेगा, कंप्लीट करेगा, मेंटेन करेगा। कौन सी स्टेट में ये दोनों एक दूसरे को करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे को इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो बॉडी में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बॉडी है वो कांस्टेंट जो है उसमें फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन एंड डिग्रेडेशन और भी बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। कौन कौन से, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, एक्सक्रीशन। तो इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के चले जाते हैं, फिर प्रोडक्ट जो है वो निकल जाते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टेंटली जो है बॉडी मोशन में होती है, एक्शन में होती है। कोई भी जो है आपस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे को मेंटेन नहीं करते। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल रिएक्शंस का कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरी वीडियो को क्लिक कीजिएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका जो है एंजाइम एंड केमिकल एनर्जी का जो है एंजाइम एंड केमिकल एनर्जी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।